मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद समझ में आता है कि ये लोग जनता के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। इन्होंने बताना चाहिए था यहाँ पे मैनिफेस्टो में कि स्टेट की इनकम है जी हमारी 20,000 करोड़, हम इतना उधार में हैं, आप सब लोग मेहनत करो, जनता हमारे साथ खड़ी हो, हम तो सेवा करने आए हैं। इट इज़ अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, दिस इज टेक्निकली इनकरेक्ट कि अभी जम्मू कश्मीर इज अ यूटी और पूरे एनसी में जम्मू कश्मीर स्टेट लिख रही है वो मैनिफेस्टो में, पीडीपी भी इसको लिख रही है कि अगर हम लोग एक इस आदमी को बोलते हैं कि हैव नॉट्स की कैटेगरी में आ रहा है, AWS है, तो उसको प्रॉपर सपोर्ट कीजिए, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में डाल के कंफ्यूज नहीं कीजिए। वो भारत की 150 करोड़ जनता जो हमारे लिए 42,000 करोड़ सेंटर को देने दे रही है, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रही है? और आज से पिछले 70 साल तक ऑब्जेक्शन क्यों नहीं की गई कि सर आप इन लोगों को क्यों दे रहे हो 42,000 करोड़? कि ऐसी कमिटमेंट ना करिए जिससे कि ऑलरेडी जो वोटर डिससेटिस्फाई हो चुका है पॉलिटिकल प्रोसेस से वो और ज़्यादा हो, और फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी से फेथ कम हो रहा है, MLA के ऊपर फेथ कम हो रहा है। एक क्योंकि MLA आ रहा है झूठी कमिट करके, ओवर कमिट करके कि बर कमिट कर दूँ एक बार MLA बन जाता हूँ और एक सरकार बना लेता हूँ। जय माता दी राजा भैया, जय माता दी शशीष, जय माता दी, जय माता दी। और सुनो राजा भैया सत्संग च एक बारी दोबारा बैठे ने, बिल्कुल अज तुस दसो अज सवेरे दा तुसें किस तरीके दी हलचल दिखी, मैनिफेस्टो वगैरह ये दिन सारे ने आई है जी, बीजेपी सुनाओ किश फिर कांग्रेस कल दे उन्होंने सवाल पूछे दिन ते अज राणा साहब ने उन्हें शैल उस तकरीर करिए जवाब दिते उहदे पर तुस कुने सवाल पूछे? इन्हें अमित शाह जी ने पूछे है कुने एनसी ते कांग्रेस भी। अच्छा अच्छा अच्छा, जो मैनिफेस्टो आया तो जो आपस एनसी कांग्रेस का आपस जो आ गठबंधन, तो बाकी क्या चल रहा है रवीश, किस किस पार्टी का मैनिफेस्टो आ गया? पीडीपी का मैनिफेस्टो आया है। और इस पे काम कौन कर रहा है? इस पे आशीष तो काम कर रहा है। जी जी, पीडीपी का मैनिफेस्टो जो आया सर उसमें बड़े ही मतलब पीडीपी का जो माइंडसेट और एक आइडियोलॉजी हम बात करेंगे जो हम हमेशा उनको कनेक्ट करते थे सेपरेटिज्म के साथ, लेकिन आज आइडियोलॉजी उनकी जिस तरह से दिख रही है इसके ऊपर कि डेवलपमेंट के ऊपर बात की जा रही है। अगर हम बात करें इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात की गई है जम्मू की और कश्मीर की, जो मेरे ख्याल से सरप्राइजिंग था थोड़ा सा, क्योंकि हमें लगा था शायद ऐसा ना हो कि एनसी के मैनिफेस्टो के बाद पीडीपी compete करना चाहे उनके साथ और वो ज़्यादा कम्पिटिटिव सेपरेटिज्म, रविश ने एक वर्ड यूज़ किया था, कहीं उसमें ना जाए। लेकिन एक अच्छा मैनिफेस्टो, वेल नीडेड मैनिफेस्टो अभी जो 3 आए उनमें से मुझे जो है पीडीपी का दिख रहा है। पीडीपी का थोड़ा सा अच्छी पॉइंट राजा भाई आपने भी उठाया, रवीश तो ने भी उठाया, और मैं भी इसी के ऊपर देख रहा था। मैंने सारे मैनिफेस्टो प्रिंट करके अपने सामने रखे हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि कुछ सत्संग जो हमारे अब 2-3 जो आएंगे वो मैनिफेस्टो की इंपॉर्टेंस पे आएंगे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। तो सत्संग और सत्संग के अपने साथियों को मैं ये बताऊंगा कि सत्संग को करने का जो हमारा मकसद है और जो हमारा एम है वो है अवेयरनेस को क्रिएट करना। और कुदरती हमारे सत्संग करने के कुछ दिनों के बाद ही स्टार्ट इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया। और जब हम ट्यूशन कोचिंग सेंटरों पे काम कर रहे थे और हम कह रहे थे बार बार कि उसकी डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, फिर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, अब इलेक्शन आ गया। वो इलेक्शन एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव जिसको हम बोलते हैं ना डिस्कशन है जिसकी वजह से सारी चीज़ों पे असर आता है, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में सब चीज़ें आती हैं। तो जब आपसे मैं बात कर रहा था रिकॉर्डिंग से पहले, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये तीनों जो मैनिफेस्टो आए हैं, मुझे लगता है कि हम लोग सत्संग में इस चीज़ को लेके बड़ा ज़ोर लगाएंगे। हम सब लोग बैठेंगे और हमारे साथ अब थोड़े थोड़े मैं देख रहा हूँ लोग भी जुड़ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो अपने ओपिनियन भी दे रहे हैं, मेल भी आ रही है, फ़ोन पे भी बात हो रही है कि आप पैनलिस्ट को बुलाओ। तो मैं अपने सत्संगियों को बोलना चाहूँगा कि हम लोग सबके लिए ओपन है। अर्थ न्यूज़ गांधीनगर में हमारा ऑफिस है, हमारे रेजिडेंस के नीचे ही हम अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के साथ हमारी अखबार में हमारा नंबर आ जाता है, हम यहाँ पे भी फ्लैश कर देंगे, आप उसमें अपनी मेल ड्रॉप करो, वॉइस मैसेज भेजो। हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं हर उस इंसान के साथ जो अवेयर होना चाहता है, जानना चाहता है और अपनी जानकारी के साथ वो अपने डिसीजन लेना चाहता है। तो इलेक्शंस में मैनिफेस्टो की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब ये जो जितने मैनिफेस्टो आए हैं राजा भैया, आपने देखा कि एनसी का मैनिफेस्टो आया जी और होम मिनिस्टर, सिटिंग होम मिनिस्टर ने उसके ऊपर सवाल पूछे। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टो। हम आज तक के वोटर को समझते हैं कि
उसको हम बात बोल देंगे, कोई वो सुन लेगा, इमोशंस फ्लेयर हो जाएंगे, फैक्ट कोई देखेगा नहीं। तो बड़ा ज़रूरी होता है फैक्ट्स में जाना कि ये पॉलिटिकल पार्टी इसका क्या कहना है अपने डॉक्यूमेंट्स में, सर ये क्या कमिट कर रही है अपने डॉक्यूमेंट्स में। बिल्कुल तो उसमें मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा था। सुबह जब हम बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे तो उसको हमने देखा कि बड़े सख्त लफ्ज़ों के साथ राणा साहब ने, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को हेड किया। बिल्कुल बड़े सख्त लफ्ज़ों के साथ उन्होंने एनसी को काउंटर किया। ये तरीका होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और उन्होंने हर एक पॉइंट जो एनसी का उनको लगा कि देश को दोबारा से नुकसान देने की सिचुएशन में जा सकता है, एक अलगाववाद की तरफ लेके जा सकता है, फ़िरका परस्ती की तरफ लेके जा सकता है, उन्होंने उसके ऊपर सवाल जवाब किए, जिसमें तख्ते सुलेमान और एक क्या दूसरा नाम है हमारा, तख्ते सुलेमान, हरी पर्वत, कोहे मेरान। देखिए ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। जिस हिस्टोरिकल फैक्ट्स को हमें समझना पड़ेगा कि हरी पर्वत का नाम कितने हज़ारों सालों से कश्मीर की हिस्ट्री में लिया जा रहा है। राज तरंगनी को पढ़ा जाए, उसमें क्या नाम से बुलाया गया, क्या उसके हिस्टोरिकल नाम थे, शंकराचार्य क्यों इस पहाड़ को कहा गया, क्या कारण था, क्या इम्पोर्टेंस थी, और फिर जो इन्होंने नाम कहा है कश्मीर की, क्योंकि मुग़ल तब थे ही नहीं दुनिया में। बिल्कुल, मैं भी ये बात कहने वाला था। मुग़ल थे ही नहीं दुनिया में तब। तो अब भारत का नाम अब भारत पे जा रहा है। अंग्रेज़ों ने इंडिया नाम डाला, लेकिन भारत हमारा अपना नाम जो है वो भारत एक सिविलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसा करना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को कि हम जब बात करें जम्मू कश्मीर लद्दाख, सही है, फिर अब पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ बदल गई, लद्दाख अब यूटी अलग हो गया है। समय ने ऐसा खेल किया और ज़रूरत थी शायद, क्योंकि ये तो डिसीजन पॉलिटिकल पावर में बैठे हुए लोगों ने लेना है ना। जो जिस पोजीशन में बैठा है वो डेमोक्रेसी में उस कारण से बैठा है क्योंकि वो विन कर पाया, वोट मेजॉरिटी ले पाया, और उसने फिर सोच विचार किया कि कैसे यहाँ से ब्लडशेड ख़त्म हो, कैसे प्रॉक्सी वार से लड़ा जाए। आप भी पावर में थे, दोबारा भी आ सकते हो, नहीं भी आ सकते हो। तो मैनिफेस्टो आपका पढ़ के पता लगता है कि आपका विजन क्या रहा, क्या है और क्या आप करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो एनसी के मैनिफेस्टो में ऑब्जेक्शन लगा बीजेपी की आइडियोलॉजी को, और बीजेपी का जो नेशन फर्स्ट वाली बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि एनसी के लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, एनसी के लिए भी नेशन फर्स्ट है, पीडीपी के लिए भी नेशन फर्स्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियाँ इसी नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करती हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी लिखती है कि हम इंडियन हैं। सारी पार्टियाँ जो हैं अल्टीमेटली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करती हैं। लेकिन समझने वाली बात जो है, जो मेरी बीच की जो लाइंस होती हैं समझने की कोशिश होती है, तो मैं सत्संगियों को ये बोलूँगा कि सत्य ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम एंड ब्यूरोक्रेसी, मैं फिर से बात बोलूँगा राजा भैया, आशीष रविश, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स ये बहुत ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट नहीं होते हैं। मैं इसको ऐसे एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे कहा हम अनएम्प्लॉयमेंट लाएंगे, 1 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे, या जो जॉब्स की वैकेंसीज है पूरी करेंगे। ये एक पॉलिटिकल बात है कि आप हमें वोट दो, मतलब नहीं पॉपुलिस्ट भी कह सकते हैं, इट्स राइट टू से कि आम आदमी को खुश करने की बात है, बट सच ये है ब्यूरोक्रेसी करेगी, हाँ सर आप बोलेंगे हम क्रिएट करेंगे, होना चाहिए, करेंगे, लाएंगे। लेकिन अगर इसमें कोई टेक्निकल आदमी बैठा हो, टेक्निकल अगर हम उसका फ्लो चार्ट बनाएं कि हाँ जी इस डिपार्टमेंट में इतना है, 1 लाख लोगों की एवरेज सैलरी क्या होगी, चलो हम इस पर कैलकुलेशन करते हैं। रवीश कैलकुलेटर ऑन करना ज़रा, करीबन हम एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे ना कि अगर हम लोग 1 लाख बंदे की गवर्नमेंट जॉब, आज की मिनिमम वेजेस एक्ट के ऊपर भी चले जाएं कि गवर्नमेंट जो है 1 लाख जॉब्स क्रिएट है, उसमें स्केल 1 होगा, स्केल 2 होगा, हम 7th पे कमीशन की बजाय 6 भी ले लेंगे, एवरेज सैलरी हम माने कि 50,000 होगी। कम भी, अगर थोड़ा कम भी कर भी सकते हैं। नहीं हम 30,000 मान लीजिए, होती नहीं है ना, नहीं होती। 4th क्लास में भी अगर हम रेगुलर जॉब लेंगे 30, 35, 40,000 से मिनिमम स्टार्ट होगी, आप मानो 45,000 होगी, तो 1 लाख जॉब्स को पर मंथ कितना पैसा जाएगा, मतलब 5,500 करोड़ रुपया एडिशनल हमें फंड चाहिए फॉर 50,000, और अगर लाख सवा लाख है तो ये अमाउंट थोड़ा सा हायर साइड जाएगा, माने कि 6, 6.5, 7,000 करोड़ रुपया हमें चाहिए एडिशनल यूटी को। ठीक, आप मुझे बताएं स्टेट का टोटल बजट कितना है? अभी 12,000 करोड़ का बजट था, जो उसमें स्टेट की इनकम कितनी थी?
और स्टेट ने सेंटर से एक्स्ट्रा फंड्स कितने लिए, लोअर कितना रेस किया। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें जब तक पॉलिटिकल पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाएंगी तब तक ये पॉलिटिकल पार्टियां आम जनता को, हम जैसे लोगों को पे नहीं देंगी। कारण सर आप मैनिफेस्टो के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपसे एक मेरा थोड़ा सा, मैंने जब पहले इस पॉइंट पे आ जा, इसी को लेके कि सबने जो इस पे बात की है ना मैनिफेस्टो में, तीनों की बात करें, ये बात की है खर्चने के ऊपर, किसी ने कमाने के ऊपर बात नहीं। मैं ना सत्संग में बैठे हुए हम सत्संग में क्यों बैठे हैं? आएगा कैसे पैसा, वो बात किसी ने नहीं। सवाल पूछ रहे हैं, ये इनकी अपोजिशन पार्टी पूछनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं इनको नहीं, देखिए हमने बीजेपी को भी सवाल पूछने हैं रवीश, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का ये काम करने का मकसद था, हम सब लोग जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न अंग हैं और हम लोग वोटर हैं। एमपी के लिए भी वोट कर रहे हैं, एमएलए के लिए भी करेंगे, पंचायत के लिए भी करेंगे, लेकिन हमें ये खुशी मिल रही है कि अगर ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, गुरु जी ने, क्राइस्ट ने, जो भी ईश्वर की जिस रूप में भी ईश्वर दुनिया में है, उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम ये बीच की चीज़ें देख पा रहे हैं। तो हम वो बात लाएंगे पब्लिक में, हमारा कैमरामैन भी सुने, हमारा पियोन भी सुने, हमारे हेड्स भी सुने कि एक्चुअल में अगर हम कोई कमिट करें तो दुख कम होता है। अगर वो पूरा जिसको नहीं हो पाता है या होता है, कहने का मकसद ये है, अगर हमारे पास ये 6-7 हज़ार करोड़ का कई फंड है पड़ा हुआ, या फिर हमने फिर मांगना है सेंटर से, और सेंटर ऑलरेडी हमारा सफ़र कर रहा है, बिकॉज पूरे इंडिया में, भारत में जीएसटी मना कर दो, ये मत, पैसा कहाँ से आएगा? मनमोहन सिंह जी तो कांग्रेस के थे ना, ऑन द फ्लोर ऑफ, उन्होंने बोला था, इकोनॉमिस्ट थे वो, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट में ने कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। बिल्कुल, मैं मनमोहन सिंह जी को कोट कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा था राजा भैया पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो हम एक बात समझते हैं, पीडीपी भी अपने एजेंडे में कह रही है कि 1 लाख जॉब्स को हम लोग 1 साल में नोटिफाई कर देंगे, वो फिजिबिलिटी की बात कर रही है। एनसी कह रही है हम ले आएंगे, अपनी पार्टी पे भी मैं देखा नहीं उसको ध्यान से वो क्या कह रही है, बट हम मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट अगर वो पब्लिसाइज करती है ना, तो वो 1 लाख लोगों को ज्वाइन कराएगी, उनसे क्या काम कराएगी, कहाँ पोस्टें हैं, अच्छा फिर उनको बिठाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लगेगा। बिल्कुल, अभी रिसेंटली हम विजयपुर में देख रहे थे, डिवीजन बनाई गई बाय द कमिश्नर साहब जी, और रवीश आप कर ले पहले कवर, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल पे आती है उसको ज़रा हम शेयर भी करेंगे। अगर एक डिवीजन बनाई गई पीडब्ल्यूडी की विजयपुर सांबा से तोड़ के, अभी रिसेंटली हमें दिखा उसके अंदर एक्शन लॉस्ट इज लाइफ। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी को दिखाई नहीं कि वहाँ पे टेबल है, चेयर है, एक्शन के पास आपने जेम पोर्टल के लिए एक्सेस किसको दिया हुआ है, ये तो ब्यूरोक्रेसी ने देखना था ना। जी जी, अगर आपने एक डिवीजन बनाई है तो मैं उन रिक्वेस्टेड स्टाफ भी दूं, एक्शन के पास ड्राफ्ट को करने के लिए ड्राफ्ट्समैन भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और टीम में उसके बंदे होने चाहिए। जब उसने टेंडर फ्लोट करना है, टेंडर ई टेंडरिंग होना है, तो उसके पास क्या लैपटॉप कंप्यूटर दिया गया है बाय द डिपार्टमेंट, और भुगतना कौन पड़ रहा है? भुगत रही है वो फैमिली जिसके एक्शन साहब की डेथ हो गई। आने वाले समय में हम ये पर्टिकुलर केसेस को भी सत्संग में लाएंगे ताकि जनता में फैक्ट्स जाए। आज हर मीडिया उस देख रहा हूँ मैं जा रहा है, हमारे लोग भी जा रहे हैं। मैंने कहा मीडिया को ये मत पूछो लोगों को हमने जी फलानी पार्टी को वोट नहीं देना, मत बोलो, क्योंकि मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद समझ में आता है कि ये लोग जनता के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। इन्होंने बताना चाहिए था यहाँ पे मैनिफेस्टो में कि स्टेट की इनकम है जी हमारी 20,000 करोड़, हम इतनी बढ़ाएंगे, हम इतना उधार में हैं, आप सब लोग मेहनत करो, जनता हमारे साथ खड़ी हो, हम तो सेवा करने आए हैं, हम आप में से निकल रहे हैं, आप अपनी दुकान चलाओ, आप अपना घर चलाओ, आप अपनी नौकरी करो। आप में से कुछ लोग 90 लोग सिलेक्ट होंगे, 90 लोग जाके नए नए कानून बनाएंगे जिससे कि सबको रेवेन्यू मिलेगा। एक आदमी आपको कह रहा जी आपने मुझे क्या दिया, मतलब आप कोई चीज़ खरीदने आए हो, ट्रेड करने आए हो? मतलब वोटर जो मैं अपनी बुजुर्ग लेडीज़ को देख रहा हूँ, आप हमें क्या दोगे जी? भाई क्यों, आपने देश को देना ही है, देश ने आपको देना पहले। ये बड़ा सीरियस मैटर है। मुझे नहीं मतलब है मुझे कोई क्या कमेंट करेगा नहीं करेगा, मैंने वो कहना है जो हमारी जनता को आज 70 साल की हमारी डेमोक्रेसी हो चुकी है, अंग्रेज थोड़ी हमारे सिर पे बैठे हैं या मुगल बैठे हैं। हमने अपने देश को क्या देना है? आप दूध चोते हो, कोई गलत बात नहीं, दूध चोरिए, गाय कहाँ पे आपकी दूध घास खाने जा रही है, उस जंगल को आप वापस क्या दे रहे हो? आप कह रहे हो हम लेंगे लेंगे लेंगे, यार किससे ले रहे हो? फिर हम दुख इसी से होता है, दुख होता है जब हम ये देखते हैं कि हमारे को 5500 करोड़ रुपया या 6000 करोड़ से 1 साल तक हम 1 लाख लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, उनका घर चलेगा, उनकी फैमिली चलेगी उनका। लेकिन जब हम देखें 5500 करोड़ रुपया ऐसी चीज़ में वेस्ट कर दिया गया जिसका प्रोडक्ट ना एम्प्लॉयमेंट हुई,
ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, 5-5 6-6 बार रोडें तोड़ के सीधी करी जा रही हैं, नक्शे टेढ़े किए जा रहे हैं। तो ये जो लोग ऊपर क्रीमी लेयर में बैठ जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, कि इलेक्शन आ गई, हम 4 ही ऑप्शन हैं, वोटरों को चाहिए इस बार मैनिफेस्टो पढ़ें, चाहे वो हरियाणा की इलेक्शन हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की इलेक्शन हो, एक एक पॉइंट पे बात करें, पढ़ के समझे भी। और इसके हम समझाएंगे। मैंने कहा ना आज से हम शुरू करेंगे राजा भैया, मैं चाहूंगा कि अगले सत्संग में आप दोबारा इनको पढ़ें। बिल्कुल। और जैसे अब राणा साहब ने कहा क्या होगा जब उन्होंने बहुत की, बिल्कुल ठीक कहा। आप जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। एनसीबी ये नहीं कह रही है कि हम लोग कुछ अलग हैं, हम कुछ सेपरेटिज्म चाहते हैं, वो कंफ्यूज हो चुकी हैं सारे। मतलब जैसे होता है ना कि आज हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, किसी के पास वो वाला फ़ोन होगा जो सिंपल होता था, वो कन्विंस करता रहेगा कि मेरा ही फ़ोन सही है। उसको ये समझना चाहिए 1 लाख बंदे जब अप्लाई करने के लिए आएंगे तो हो सकता है 10 से 12 लाख लोग उसके लिए एप्लीकेशन दे दें। जी दे दें, ऐसे ही होता है। हाँ, और वो 10 लाख लोग जब डिसहार्टेड होंगे, आपके लिए क्या प्रोसेस है उनके लिए? क्योंकि ये कह रहे हैं जी हम इतना कुछ ले आएंगे। भाई साहब आपके पास जब तक स्टेट हमारी फैक्ट्स सुनेंगे हम सब लोग, आप मुझे बताएंगे रवीश, अगर लैपटॉप में नहीं निकलेगा ना, आप 10 मिनट के बाद इसको सर्च कर लेना। हम ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ऑन द स्पॉट बताएं ये, बट ये मेरे आज के सत्संग में जाना चाहिए। जैसे हमने कहा 1 लाख जॉब के लिए टेंटेटिव, हम कोई टेक्नोक्रेट्स नहीं, हम तो किसी लेवल पे ही नहीं है। इनके पास तो गवर्नमेंट के पास, सिस्टम के पास, सारे जो सत्संग सुनेंगे कोई यूनिवर्सिटी में होगा, आप थोड़ा वर्क कर लें कि अगर हमने 1 लाख जॉब एक पॉइंट को देना है 1 साल के अंदर, तो हमें 1 साल के अंदर 6 से 7 करोड़ सस्टेनेबल चाहिए एडेड टू अवर इनकम ऑफ द स्टेट, तभी स्टेट अपने मुलाजिम रख पाएगी। ये कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं है कि ये टैक्स बढ़ा देगी या कुछ कर देगी या अपनी सेल बढ़ा देगी। उसके बाद सस्टेनेबल इनकम कहाँ से आएगी? ठीक, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम लोग पॉलिटिकली डिस्टर्ब करेंगे, जो स्मूथनेस आ चुकी है, टूरिज्म आ रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं देख रहा था जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी, कश्मीर पार्टियों ने किया है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जम्मू को एड्रेस ही नहीं किया। जी बिल्कुल, बड़ा दुख हो रहा है। आप 90 सीट्स पे आने की कोशिश कर रहे हो कि हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और ये बिल्कुल ठीक बात है। 47 सीट्स कश्मीर की हैं, 43 जम्मू डिवीजन की हैं। हो सकता है खाली कश्मीर की डिवीजन ले लेगा, 40-50% से ऊपर मेजॉरिटी आ जाएगी, आपको गवर्नमेंट बना लोगे अपनी। लेकिन क्या आप जम्मू को इग्नोर करना चाहते हो? क्योंकि आपने इसमें जम्मू की बात बहुत लिमिटेड की। मैं खाली कह रहा था लफ्ज़ ही गिन लेते हैं। पीछे मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी बीजेपी का भी आए और हम देखें कि बीजेपी ने क्या कहा है। क्यों? अगर जम्मू कश्मीर का मतलब 47 सीटें कश्मीर की हैं, अलगाववाद की हैं, और ये लोग अगर उसी को एड्रेस कर रहे हैं, तो इनका मैनिफेस्टो जो है वो लोगों को पढ़ना चाहिए। हर उस आदमी ने जिसने वोट डालना है, अगर उसको नहीं आता है तो अपने पापा के पास जाए, दादा के पास जाए, मासी के पास जाए, बुआ के पास जाए, मम्मा मुझे समझाओ मैंने वोट डालना है, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या देंगे हमें और कैसे देंगे। कुछ चीज़ें मैंने इसमें देखा पर्टिकुलरली तीनों पार्टीज़ के अंदर कि मोस्टली इन्होंने सेपरेटिज्म की बात को एंडोर्स किया। जैसे कह रहे थे पॉलिटिकल प्रिजनर है, मैंने कहा देखें पॉलिटिकल प्रिजनर है कितने हैं। फर्स्ट पॉइंट किसी मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट था पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। आप ये समझे 370 के टूटने के बाद 1.25 करोड़ लोगों की आबादी में 88 लाख वोटरों में 200 का 61 है जो जम्मू से बाहर इम्प्रिजन्ड है एज पर फिगर अवेलेबल। और कोई दोस्त अपना बता रहा था, और कोई दोस्त बता रहा कि 600 के करीब टोटल है। हाँ टोटल है। कुछ दिन पहले माननीय एलजी साहब का भी एक आया था, 1 साल पहले करीब, कि J&K की जेल में कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है अभी। करीबन 1 साल पहले माननीय एलजी का स्टेटमेंट आया था ये। तो फिर ये जो पॉइंट था ये क्या था? ये लोगों को कनेक्ट करने नहीं, कनेक्ट नहीं कर रहा ना, पॉलिटिकल स्टंट बोल सकते हैं आप जैसे अभी हम एक बात बताएंगे ना, जो मुद्दे हिस्ट्री में भूल चुके हैं, कुछ सेल्फिश लोग, छोटी सोच के लोग इस चीज़ को मुद्दा बनाते हैं ताकि बाकी मुद्दों से नज़र हट जाए। और जब पावर में आएंगे पता लगेगा कुर्सी पे बैठ गया 6,000 करोड़ तो है ही नहीं, तो जॉब कहाँ से करेंगे? फिर जिन लोगों ने वोट डाला होगा इस उम्मीद में कि आप 1 लाख जॉब देंगे, वो डिसहार्टेड होंगे। फिर वो किसके खिलाफ होंगे? वो देश के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल, देश और सिस्टम के खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मैनिफेस्टो, मुझे लगता है जैसे मैंने आपको उस दिन भी बोला था, क्यों ऐसा नहीं है कि कंपनी को जैसे अभी हुआ कि उन्होंने कहा अभी डील हो रही थी रिलायंस की और इसकी हॉटस्टार की, डिज्नी की, तो उन्होंने कहा कंपटीशन खत्म हो जाएगा जी मार्केट से अगर ये डील होती है। तो उन्होंने डील होने नहीं दी। उनका हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो कहते हैं कंपटीशन खत्म नहीं कर सकते आप, हेल्दी कंपटीशन आना चाहिए। ये पहले जाना चाहिए मैनिफेस्टो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में।
कि दे क्या रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, और टेक्नोक्रेट्स में कि आप ये चीजें कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल ये आप यू कैन नॉट कमिट मून ऑन अर्थ। सर ये जिस दिन ये न्यूज़पेपर, मेरा ये मानना है मैनिफेस्टो को न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करना मैंडेटरी होना चाहिए, ताकि हर एक बंदा जो अवेयर्ड भी हो, अनअवेयर्ड भी हो, उसको पढ़ सके। ये इलेक्शन कमीशन के बजट से निकलना चाहिए। आप बड़ा भेज दिए, हम आपके वोटर तक ये बात पहुंचाएंगे और ऑल लैंग्वेजेस में, हाँ, जिसमें को समझ आए, बिल्कुल, ताकि वोटर जो है वो पढ़े समझे और फिर वोट करे, और उसको लगे कि ये मैनिफेस्टो भी कोई चीज, क्योंकि हम आज जनता को 60% जनता को पता ही नहीं होगा कि मैनिफेस्टो क्या है, उसमें जब क्या नहीं होता है, इम्पोर्टेंस छोड़ के पता मैं नहीं तो कह रहा था होगा अगर हमारे पास रिसोर्सेज होते ना, सबसे इम्पोर्टेंट मैं कह रहा था अगर रिसोर्सेज होते ना, मैं जितनी इलेक्शन हुई है ना सब पार्टियों के मैनिफेस्टो निकालता और उसके बाद की उनकी 6-6 साल की जो गवर्नमेंट कंप्लीट हुई उनके बारे में देखता कि इन्होंने कमिट कितना किया, दिया कितना। परफॉर्मेंस रिपोर्ट। देखिए हम पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में नेगेटिव नहीं है, इन्होंने देश चलाया है, इन्होंने जम्मू कश्मीर चलाना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ प्रेसिडेंट जो बना हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप कोई चीज कमिट करें, 4 ही चीजें करें, पॉपुलिस्ट अगली इलेक्शन से पहले 3 पूरी कर दे। नहीं, कहने का मतलब ये कि ये एक प्रेसिडेंट बन गया है कि वादे करो काम ना करो, ना करो, इसको तोड़ना है, इसको पॉपुलिस्ट वादे कर दो बस, तो इसको जनता ही तोड़ सकती है। तो जनता को अवेयर करने के लिए तो सत्य संघ बना ना, सच का संघ करना है। तो ये जो मैनिफेस्टो है बड़े अच्छे पॉइंट्स मुझे दिखे। एक चीज मैं और बताऊंगा, हम क्या करेंगे आज ना, मेन पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात आई, दोनों कश्मीर पार्टीज ने इसमें लिखा और दोनों ने ही पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की, जबकि फिगर ये बताती है 261 600। अगर ये वोटर भी हैं, इनके साथ 5-5 लोग जुड़े हुए हैं, 600 × 6 नहीं, वो मतलब 3600 लोग, 88 लाख वोटरों में से ये। और पहले बात ये है कि आप ये कह सकते थे कि अगर गवर्नर रूल के दौरान, टेररिज्म को कंट्रोल करने के दौरान, अगर पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर के साथ कोई भी एजेंसीज के पास लिंक्स है, हम स्टेट के लेवल पे उनके ट्रायल्स को फास्ट करेंगे, ताकि अगर वो इन्वॉल्व है तो उनको कन्विक्ट किया जाए, और अगर इन्वॉल्व नहीं है तो उनको अंडर लॉ जो है बिल्कुल छोड़ने की जो लॉ डिसीजन ले, बिल्कुल जो लॉ डिसीजन, जैसे अगर शबीर शाह को और या यासिन मलिक जी को या जितने भी हमारे ये पहले पॉलिटिकल लोग थे, बट अब वो पता लगा उन्होंने मारा हुआ है, हम उन्होंने हम टेररिस्ट एक्ट किए हुए हैं, और आज कितने सालों के बाद उन पे FIR लगी, तो कानून अपना काम करेगा ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा ना। आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आपके पास वकील होंगे, स्टेट के यूटी के पास वकील होंगे, और दूसरी बात मैं एनसी के और PDP के मैनिफेस्टो में एक चीज़ देख रहे हैं, इन्होंने स्टेट का इस्तेमाल बहुत किया अभी। ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है। आप पूरा एनसी का देखें और PDP का देखें, अभी ये स्टेट है नहीं है जिस जगह ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बीजेपी भी गलती करती है तो हम ये मैनिफेस्टो चाहेंगे इमीडिएटली करें। इट इज़ अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, दिस इज टेक्निकली इनकरेक्ट कि अभी जम्मू कश्मीर इज अ यूटी, और पूरे एनसी में जम्मू कश्मीर स्टेट लिख रही है वो मैनिफेस्टो में, PDP भी इसको लिख रही है। नहीं PDP मैं आपको बताऊंगा, मैंने वो काफ़ी इसको डिटेल से पढ़ा। ये मेरे लिए एक अजीब सी बात थी कि PDP के मैनिफेस्टो में यूनियन टेरिटरी शब्द का पहला तो इस्तेमाल नहीं है। मैं मुद्दे के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जैसे इसको 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो मैं सोचता था कि PDP अपने इसमें लिखेगी ये कि 2019 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और इसको हम स्टेटहुड वापस कीजिए आप हमारा। उसके मैनिफेस्टो में मैं Ctrl+F करके सर्च करके देख पा रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी शब्द कहीं नहीं है, स्टेट शब्द कहीं नहीं है, और स्टेटहुड शब्द भी कहीं नहीं है। बिल्कुल, ये PDP की बात होगी। और एनसी में देखें जरा, एनसी में आप देख पा रहा हूँ मैं कि काफी जगह पे स्टेट जो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस स्टेट है, स्टेट ही है, मतलब यूनियन टेरिटरी देखिए ये आप चाहते हैं स्टेट बने, बट आज 2024 में जम्मू कश्मीर की इलेक्शन असेंबली की यूटी की हो रही है, स्टेट है ही नहीं है। और स्टेट लाना आपका मुद्दा है, वापस दिया जाए, और सेंटर ने भी कमिट किया मुद्दा है। तो ये ही चीज़ मेरे को लोगों को बतानी है, आप सियाने बने, आप समझदार बने, आप बहुत समझदार हैं, सिर्फ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। एनसी के मैनिफेस्टो में एक चीज़ मुझे बड़ी ख़ास पसंद आई, जो बहुत किसी अच्छे इंसान ने इनको मुझे लगता है गाइड की है, जो हमारी स्मार्ट सिटी के नाम पे फुटपाथ बनाए गए, कंजस्ट की गई, इन्होंने कहा कि हम उसको रिव्यू करेंगे कि जो अनप्लान तरीके से फुटपाथ बनाए गए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जैसे पॉलिटिकल पार्टी, एनसी के मैनिफेस्टो में था, बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, वोटर्स को बताना जरूर। ऐसे ही सेम कुछ PDP में भी है, उसमें पेडेस्ट्रियल वर्ड यूज किया हुआ शायद से, क्योंकि सब लोग इस फुटपाथों के बनने से ना बहुत कंजस्ट फील कर रहे हैं। ये पॉइंट है हमारा, जहाँ इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेंशन ऑफ श्रीनगर ने जम्मू सिटी लिखा ना, इन्होंने लिखा वी विल
एड्रेस द इम्प्रॉपर इन एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। ये पॉइंट इन्होंने बहुत पॉजिटिव बनाया और ये कर भी सकते हैं गवर्नमेंट के आने वो बाद। इसलिए हुआ क्योंकि लेकिन जनता फिर connected देखना नहीं थी, पड़ेगा जनता कि connected स्मार्ट नहीं सिटी थी। जो बना है ये रिपोर्ट करेगा सीएम को, ये नहीं करेगा क्योंकि ये सेंट्रली फंडेड है। ये इसके अंडर आता ही है। इसका इंटरफेरेंस होगा भी नहीं होगा वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वोटर्स को भी और अपने गवर्नमेंट में आने वाले लोगों को भी, कमिट वो करें जो लीगली आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में पावर है। जो कमिटमेंट आप पूरी नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि आपको बोल देना, उससे क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। बिल्कुल उससे जो यंग यूथ हमारा बच्चा बाहर निकल रहा बोलेगा यार मैं जब छोटा था तब ये भी बोल रहे थे, अब मैं बूढ़ा हो गया तभी भी बोल रहे हैं। तो अब फिर इंसान जो है ना वो कनेक्टेड नहीं रहता है इलेक्शन के साथ या गवर्नमेंट के साथ, ऑलरेडी भी कनेक्टेड नहीं है। पूरे भारत में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का साइज़ कितना है, जो हम गवर्नमेंट बजट का इंतजार करते हैं। मैं बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर बता रहा हूँ। देखिए मैं जो भी बात करता हूँ ना, मैं टेंटेटिव बात करता हूँ। मैं यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए इस को नहीं बना रहा हूँ। टेंटेटिव 5 से 6 करोड़ लोग हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, इंक्लूडिंग ऑल यूटीज एंड स्टेट्स, आर्मी, पुलिस, सेंट्रल जॉब्स एंड आर्मी जॉब्स है, दिस इज टाइम से स्टेट जॉब भी डालो, सब डाल के सारी जॉब्स डाल के। आप सोचे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर हमारी भारत में 150 करोड़ की आबादी में से टोटल 6 या 7, मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ भी गवर्नमेंट जॉब्स में है। 40 लाख के करीब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं टोटल, 40 लाख। मैं कह रहा हूँ तभी मैंने कहा ना, आप मैंने जो देखा था 6.5 करोड़ के करीब, 5 करोड़ 5.5 करोड़ के करीब सारा क्लोज हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। जैसे यूपी जैसी स्टेट है वहाँ पर 3-3.5 लाख जॉब्स है। और जम्मू में केले में हमारे 3.5 लाख तो जम्मू में ही है, जम्मू तो लाख सबसे बढ़ा रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा आर्गूमेंट और मेरा फैक्ट ये है कि अगर पूरे भारत में 100 करोड़ लोग हैं, जी 150 करोड़, और उसमें गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो उसमें अपने एम्प्लॉयज़ का मेन उसका शेयर होता है, एक्सपेंडिचर सैलरी होता है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सारी जनता के लिए होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का मेन एक्सपेंडिचर अपने आप को चलाने के लिए वो 6 करोड़ लोग डायरेक्टली कनेक्टेड है। उनकी सैलरीज बढ़ानी है, उनके आगे बाकी लोग तो अपनी इकोनॉमी खुद ही मेंटेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बाकी तो स्टेट पे डिपेंड नहीं है, गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है, गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड नहीं है। बिल्कुल। उनको मन में रखना चाहिए क्योंकि उन सारी गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरी उन 130 करोड़ लोगों की मेहनत से आ रही है टैक्स के रेप में। तब मुझे कोई कह रहा था, मैं एक दिन डिस्कस कर रहा था, बात कर रहा था, मैंने देखे हम कहते हैं जी हमने 10 किलो चावल फ्री दे दिया या 6 सिलेंडर फ्री दे दिए। हम बात करते हैं 6 सिलेंडर हमारे फ्री आ गए जी, 10 सिलेंडर आ गए, ठीक है जी, कैलकुलेट करें सर, 10 सिलेंडर आ गए हमारे लगभग 1200 के हिसाब से अगर सिलेंडर है, 12,000 नहीं 14,400, 12 महीने 12 सिलेंडर है, 14,400 हो गया। ठीक, बिल्कुल। अब रफ, अब उसने उसमें दाल भी पकानी है, उसने रोटी भी खानी है, बिल्कुल ठीक, आपने चावल भी उसको फ्री दे दिए, बहुत अच्छा किया, हमारे लोगों को पैसा मिलना चाहिए। आपने उसको मिर्च दी, मसाले दिए, नमक दिया, नहाने का साबुन दिया, चावल से हो गया काम। और इसमें किस किस में आपने कितना कितना जीएसटी और टैक्स लिया? कम से कम 18% तो है ही लगभग। आप मुझे ये बताएं, आप फ्री देने के लिए अपना टैक्स बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप ये समझें कि अगर हम लोग एक इस आदमी को बोलते हैं कि हैव नॉट्स की कैटेगरी में आ रहा है, AWS है, तो उसको प्रॉपर सपोर्ट कीजिए, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में डाल के कंफ्यूज नहीं कीजिए। और इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। जो हमारा काम है मुद्दा उठाना, जनता में लाना, जनता डिस्कस करे। जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत तो यहीं से होती है ना, जब क्वेश्चन करें हम मैनिफेस्टो शुरुआत कि यहीं आप से निकलेगा नहीं ना। लॉस देखना है ना कितना स्टेट को। तो फिस्कल डेफिसिट जो मानेंगे वो 20,760 करोड़ का है फिस्कल डेफिसिट। यहाँ से मैं बात करता हूँ, जो मैं चाहता था बताना, आम लोगों को ये बताऊँ कि हमारी स्टेट को मोटा मोटा 1 लाख करोड़ आता है, 1 लाख करोड़ जाता है, जिसमें से 20,000 करोड़ स्टेट हमारी उधार लेती है। मतलब 1 वो लाख है नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं और 1,20,000 करोड़ पे हम जो खर्च है कर खर्च देते कर देते हैं। ये ठीक है जी। मोटा मोटा हिसाब। अब अगर हमने 7,000 जॉब्स, हमने जॉब्स लानी है, 1 लाख जॉब सिर्फ कहना है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ नहीं करनी है, तो हमें 27,000 करोड़ चाहिए होगा एडिशनल। बिल्कुल 5500 और जब ये पावर में आएंगे तो पहला सवाल ये आ जाएगा, बताओ जी ये 27,000 करोड़ कहाँ से पूरा करना है? उधार बढ़ा ना सर, कमाई बढ़ी नहीं हमारी। जी नहीं, देखिए क्या होता है जब इस तरीके के मैनिफेस्टो बनते हैं, जब सवाल पूछा जाएगा तो जिस तरीके से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है स्टार्टअप लगाइए, खुद काम करिए, उस टाइम पे ये वो बोलना शुरू कर देंगे।
मेरा ये कहना है कि ये चुनावी हमने वादा है। हमने आज 10-15-20 मिनट हो गए बात करते हुए, हमने आज नौकरियों की बात की, अब हम बात करते हैं इनके मैनिफेस्टोज में जो सबसे बर्निंग इश्यूज हैं हमारे, उसके बारे में इन्होंने ना कॉन्क्रीट प्लान नहीं दिया है, प्रोग्राम नहीं दिया है। हम जैसे होते ना, हम गरीबी दूर करेंगे भारत से, 1970 से ये चल रहा है हमारा नारा, तो हमारा जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में बढ़ता गया, ठीक। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हमें कंटिन्यूसली फूड की शॉर्टेज हमारी कम होती गई, लेकिन हमारे जो इंडिकेटर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे नहीं हैं। तो जम्मू कश्मीर को लेके जब इलेक्शन हो रही है तो इन मैनिफेस्टो में सबसे पहले जो मुद्दा होना चाहिए था सभी पार्टीज़ का कि हम लोग सिक्योरिटीज़, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एक्टिविटीज़, हालांकि पुलिस इनके पास नहीं है, बट पॉलिसी ऐसी बनाएंगे कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एंटी नेशनल हो रही है, एंटी पब्लिक, एंटी पीपल है, हम उसको सख्ती से एड्रेस करेंगे। लेकिन सब मैनिफेस्टो में जो बुरी लग रही है चीज़ वो ये लग रही है कि जो कश्मीर कंटिन्यूसली पिछले कई दशकों से, नहीं मैं कहूँगा सिंस इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ बीन मेड, ये लोग जब इंडिया की आबादी 30 करोड़ थी, कश्मीर की कम होगी, आज वो कश्मीर जम्मू की मिल गई है 2.25 करोड़ और भारत की होगी 150 करोड़, 30 करोड़ पाकिस्तान की होगी है। फिर जम्मू कश्मीर एक हमारा गुजरा एक ऐसे दौर से जिसके अंदर एक जिसको बोलते हैं एक बहुत अनजस्टिफाइड तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता को हैंडल किया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम मना नहीं कर सकते। कैसे? आधा हिस्सा से भी ज़्यादा पाकिस्तान ने उस जंग के बाद खाली नहीं किया, और जो हिस्सा हमारा यहाँ पे आया उस हिस्से के लिए सेंटर की गवर्नमेंट ने सेंसिटिविटी नहीं दिखाई, और आज हम उसको POJK बोल रहे हैं। तो ये जो डिस्प्यूट रखा गया, देखिए अगर आपने किसी कम्युनिटी को, किसी पॉपुलेशन को ख़राब करना हो ना तो डिस्प्यूट रख दो, बिल्कुल ठीक, किसी घर को भी डिस्प्यूट रख दो, कंफ्यूज कर दो। इनडिसिसिवनेस इज द बिगेस्ट रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन फिर भी ठीक है, इनडिसाइसिव होना इज द बिगर प्रॉब्लम। तो आप ये समझें कि इतने साल की मेहनत के बाद, देखिए जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे को बोला जा सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर माइंडसेट से बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रुथ को आप कुछ भी कहें, ट्रुथ रहेगा। ट्रुथ ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, ये एक आइडेंटिटी के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा था, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक बहुत बड़ी जोग्राफिकल आइडेंटिटी थी जिसकी पॉपुलेशन कम थी और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे उस पॉपुलेशन के लिए। तो हमारा हर बाशिंदा, हमारा हर सिटीज़न रिच क्लास में आता था, आ सकता था। और मेरे ख्याल में अगर हम लोग पुराने रेवेन्यूज़ को देखें तो रहा भी होगा। मीरपुर को माना जाता है कि इज़ अ वर्स्ट फाइनेंशियल सिटी थी। बिल्कुल। भिम्बर में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की हमारे पास, वहाँ पे काफ़ी गोल्ड के लोगों के पास काफ़ी रेवेन्यूज़ थे। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जो ये पूरा एलाइड एरिया था, ये खुद में एक बड़ा डेवलप्ड एरिया माना जाता है। डेवलप्ड इन सेंस की रेवेन्यूज़ के हिसाब से ये लोग बड़े वेल ऑफ थे, और कश्मीर ने उसको एंजॉय भी किया। तभी आप देखेंगे डेवलपमेंट्स और किस तरीके की कि महाराजा साहब की गवर्नमेंट में हम रेल लाने की कोशिश कर रहे थे, कश्मीर को कनेक्ट कर रहे थे पैन पूरे सिस्टम के साथ, पूरे वर्ल्ड इंडिया के साथ। अब हम हिस्ट्री में से जाके आते हैं 2024 में। 50s में क्या हुआ, 50 बाद में 70 में क्या हुआ, 84 में क्या हुआ, 91 में क्या हुआ, ये सब उस डिस्प्यूट का रीज़न है। अब सेंटर की सरकार ने मेजॉरिटी आने के बाद एक डिसीजन लिया कि बस डिस्प्यूट खत्म, बहुत ब्लडशेड आ चुका है, 70-80 हज़ार छोटे बच्चों की शहादतें हो चुकी हैं। और बेनिफिट किसने लिया है? जो लोग पाकिस्तान सिंपैथाइजर हैं, मैं उनको एक ही बात पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर का नुकसान किस सरकार ने किया? क्या जम्मू कश्मीर का कोई हमारा ऐसा प्रूफ मिला कि यहाँ से कुछ लोग गए पाकिस्तान में और वहाँ जाके कई लोगों को डिस्टर्ब किया? नहीं किया। वो लोग ही पहले आए, इन्वेडर बन गए, फिर वो लोग आए प्रॉक्सी वार बंद करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को उन्होंने सपोर्ट किया। आज भी वो जो लोग हमें नुकसान देने आ रहे हैं, हमारे बच्चों के हाथ में गन दे रहे हैं, आज भी अगर कोई इंसान बोले, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोले नहीं हम उनको एमनेस्टी दे देते हैं, लाएं मेन स्ट्रीम में अपने बच्चों को, बट लाएं जब वो बच्चे लॉ एंड ऑर्डर को समझ चुके हों। एक तरफ वो गन चलाएं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, दूसरी तरफ एमनेस्टी दें, तो आप किसको खतरे में डाल रहे हो? खुद को खतरे में डाल रहे हो। फिर आपको इतना फेथ होना चाहिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, ये विदाउट सिक्योरिटी चले उन लोगों के पास जाए। बिल्कुल। हाँ, और तीसरा देखे ना,
अगर हम अपनी बात करें, अगर गन आ चुकी है, अब जम्मू की पहाड़ियों में हम सुन रहे हैं गन आ चुकी है, हमें भी डर लगता है रात को जाने में। ये किसने डर लाया? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लाया। और अगर सेंटर की सरकार, एक मजबूत सरकार 2019 से लेकर 24 तक चली, अभी भी सरकार जो है वो चल रही है, लेकिन हो सकता है डिसीजन लेने में, क्योंकि सपोर्टेड सरकार है, लेकिन फैक्चुअल ये है कि वैसी सरकार जम्मू कश्मीर को नहीं चाहिए। अब जम्मू कश्मीर को डिसेसिव सरकार चाहिए, जो जम्मू कश्मीर जो बना पोस्ट ही 70 उसको डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाए। जितना भी जियोग्राफिकल एरिया हमें मिला है, जितना भी अब मिला है, जितने लोगों के साथ मिला, इनको हम एक मॉडल के तौर पे पेश करें साउथ एशिया में, कि देखिए भारत की अंदर जो ये हमारी यूटी है, ये अब स्टेट बन रही है, और स्टेट बनने के बाद ये 2.25 करोड़ लोग इन लंबे MLAs की मदद के साथ, गाइडेंस के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके एक नए लेवल पे जा रहे हैं, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन हो सकती है, सोलर प्लांट्स यहाँ लग सकते हैं, लद्दाख पूरा खाली पड़ा है, लिथियम की एक्सट्रैक्शन हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्लांट लग सकते हैं, सर्विस सेक्टर यहाँ आ सकता है। और जो अंटार्कटिका में होता है कि वो सर्वर अपने डाल देते हैं बीच में, ताकि हमें सेम चीज़ें हम लोग लद्दाख में और सर्वर फॉर्म्स बना सकते हैं, हमें उसमें बिजली की खपत में फ़र्क पड़ता है और काफ़ी बेनिफिट होता है। 80% तो मेरा ये मानना है कि मैनिफेस्टो में ये बात होनी चाहिए थी, यहाँ पे है ही नहीं है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बात दोनों में नहीं है। देखिए ऐसा, मुझे आप बताएं ना, आप क्रॉस चेक करें, जो कि मैं करता हूँ बर्ड आई व्यू, मुझे अच्छा लगता है अवेयरनेस, छोटी सी बात को क्लियर करना, ताकि जनता को पता लगे मैं वोट किसके लिए डाल रहा हूँ। तो आप ये समझे कि तीनों मैनिफेस्टोज में अभी तक 47 सीटों को फोकस किया जा रहा है, और 47 सीटों में भी उनको लग रहा है कि ये जो 47 सीटों को देने वाले लोग हैं कश्मीर के पर्टिकुलरली, जो कि एक कन्फ्यूजन का शिकार रहे, और वो भी इसलिए कन्फ्यूजन का शिकार रहे क्योंकि इंटरनेशनल फिनोमिना बना रिलीजियस फैनेटिज्म का, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का, जिसका शिकार आज पूरा वर्ल्ड हो रहा है। हम शायद रिकवरी मोड में है, भारत उस रिकवरी मोड में आ चुका है, और लोग समझ चुके हैं कि ये तरीका ठीक नहीं था। एक ऐसी सरकार एक ऐसे माहौल में काम करेगी जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने रिलीजन से ऊपर उठ के देश और वर्ल्ड के लिए काम करेंगे, और जो रिलीजियस बिलीफ है वो हमारा पर्सनल है। लेकिन जब देश की बारी आती है तो एक मैं जो बोलूँगा, जिसको हम बोलते हैं ना, अगर हमारे किसी का नाम सरनेम खान है, किसी का सरनेम सिंह है, किसी का सरनेम डोगरा है, किसी का सरनेम कुछ भी है, गुप्ता है, कोई भी है, जब वो देश की बारी आती है तो उसका एक ही सरनेम है कि मैं भारतीय हूँ। बिल्कुल। और अगर किसी को ये लगता है कि मेरा सरनेम चेंज होने से भारत के प्रति मेरी कमिटमेंट कम हो रही है, तो वो ट्रेटर है। उसके लिए कोई मिनिस्ट्री नहीं है, उसके लिए किसी के लिए भी कोई मिनिस्ट्री नहीं है, उसके लिए कोई लिबरलाइजेशन नहीं है। उसके लिए कानून अपना काम करेगा, और भारत की 150 करोड़ जनता जो उसके लिए फैसला कर चुकी है, बिल्स बना चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की क्रिमिनल लॉज बना चुकी है, वो वैसे ही डील किए जाएंगे। लेकिन अगर अब इलेक्शन आ रही है जम्मू कश्मीर में, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी जम्मू कश्मीर की जनता को कि जो हम ये छोटे छोटे मुद्दे आपसे ला रहे हैं कि 1 लाख जॉब्स को लेकर सभी मैनिफेस्टोज ने कहा कि खाली हैं। हमारा सवाल है कि अभी हम देख रहे थे पंजाब में और हरियाणा, हमने पंजाब और हिमाचल को स्टडी किया जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर का बजट लगभग 1,18,000 करोड़ का टोटल हमारा बैलेंस शीट का साइज है। बैलेंस शीट होती है सर ऐसे कि टोटल आया गया कितना, बिल्कुल ठीक, जिसके ऊपर लोगों ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, LG साहब ने देना लेना होता है। तो हम देख के हैरान हो रहे हैं, जो जनता को पता होना चाहिए, जो कह रहे हैं लोग कि सेंटर क्या कर रहा है या सेंटर की सरकार क्या कर रही है। पंजाब में 2.25 लाख करोड़ का बजट है पंजाब का सर, ऑलमोस्ट 2 करोड़ का, चले 2 करोड़ का, 2 लाख करोड़ का लगभग बजट है, जम्मू कश्मीर से लगभग डबल ऑलमोस्ट। और उसमें सेंटर की सरकार से जो ग्रांट आ रही है वो लगभग 3% है, 12,000 करोड़ सिर्फ। बाकी उनका खर्चा वर्चा अपना, उसको भी वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें देना पड़ रहा है स्टेट को, ठीक है। हिमाचल में कोई 600 करोड़ के करीब 58,000 करोड़ का उनका बजट है, 58 58,000 करोड़ का बजट है, जिसमें से सेंटर कितना उनको ग्रांट्स दे रही है? 6%। कितने हज़ार करोड़ हुआ? तकरीबन को 19% का ग्रांट आ रही है, तकरीबन 11,129 11,000 करोड़ रुपए के करीब। हिमाचल को हिली स्टेट है और वहाँ पे रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, पर टूरिज्म के अलावा उनका हॉर्टिकल्चर है जहाँ से उनको पैसा आ रहा है। 19% उनको आ रहा है सेंटर, तो सेंटर उनको सपोर्ट कर रही है विद 19%। 19%। अब मैं जम्मू कश्मीर के वोटरों को ये बताना चाहता हूँ, हमारी कैलकुलेशन नहीं, आप भी गूगल में जाएं, आप भी नेट पे जाएं, आप सर्च करें कि जम्मू कश्मीर सरकार को करंट बजट में कितना 34% 34% को हम कन्वर्ट करते हैं कि 1,18,000 करोड़ रुपए का खर्चा लेन देन का
42,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट सेंटर की भेज रही है दूसरी स्टेटों से टैक्स इकट्ठा करके। बिल्कुल। और यहाँ पे ऑलरेडी हम 42,000 करोड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, हम क्यों अपने रिसोर्सेज नहीं बना रहे हैं? और फिर हम उन स्टेट्स के लोगों को ये कहते हैं कि यहाँ 370 है, मत आइए, आप यहाँ मत आना। एग्जैक्टली, मतलब कहाँ और फिर ये चीज़ अगर हम मैनिफेस्टो में मेंशन करें, पता लगेगा कि जो चीफ मिनिस्टर साहब बनेंगे इस मैनिफेस्टो के साथ वो क्या करेंगे। आप मुझे बताएं, अगर जम्मू कश्मीर की आबादी 2.25 करोड़ है तो आप ज़रा 42,000 करोड़ को डिवाइड करें 2.25 करोड़ में, ये आपका 21,000 रुपये। मतलब हमारे जम्मू कश्मीर के हर आदमी के ऊपर 21,000 का ग्रांट आ रहा है कर्जा। अगर ये नहीं आएगा तो सबको ये कहाँ से देना है? बिल्कुल, अपनी स्टेट को ही चलाने के लिए। तो ये चीज़ समझनी है इन वोटरों को कि आपको जिस सरकार से आप नौकरियां मांग रहे हो, जिस सरकार से आप चीज़ें मांग रहे हो, उस सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टियां आने वाली हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना है कि हमने अपने लोगों को क्या कमिट करना है। उन्होंने सबसे पहले ये कमिट करना है कि आपको हम सिक्योरिटी देंगे, सेफ्टी देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, हम लोग आपके बनाए हैंडीक्राफ्ट्स को प्रोजेक्ट करेंगे, आपके जो आउटपुट्स हैं जो हमारे टूरिज़्म के आउटपुट्स हैं उनको एम्पलीफाई करेंगे, और वहाँ से एवेन्यूज़ निकलेंगे जहाँ से बाहर का पैसा जम्मू कश्मीर में आएगा, जम्मू कश्मीर को वो एनरिच करेगा। और जम्मू कश्मीर की जो अपनी लोकल मार्केट है, जो ये 2 करोड़ 2.25 करोड़ लोग परचेज़ कर रहे हैं, वो यहाँ से लेके यहीं पे परचेज़ कर रहे हैं। तो जो ये पीडीपी ने क्रॉस बॉर्डर की बात की और अमित शाह जी ने उसको हिट किया, ये बात सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जेन्युइन है कि जब तक पाकिस्तान अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ता और एक डिसेंट नहीं बनता हमारा नेबर, तो हम भी डिसेंट नेबर की तरह बिहेव नहीं ना कर सकते कि वो हमें गन भेज रहा है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मार रहा है, हम उनके बादाम खा के सोच रहे हैं हमने बड़ा काम कर दिया। और हम उनसे बात कर रहे हैं, बात हो ही नहीं सकती। जब तक आप तमीज में नहीं रहोगे तब तक बात होने का मतलब नहीं है। तो अभी हमारा सिंपैथाइजर सबसे ज्यादा कौन है? वो भारत की 150 करोड़ जनता जो हमारे लिए 42,000 करोड़ सेंटर को देने दे रही है। ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रही है? और आज से पिछले 70 साल तक ऑब्जेक्शन क्यों नहीं की गई कि सर आप इन लोगों को क्यों दे रहे हो 42,000 करोड़? जबकि ये लोग जो हैं हमें बोलते हैं कि आप लोग आइए और यहाँ पे एक टेररिस्ट आपका वेट कर रहा है जो आपको नुकसान करेगा। और जब वो टेररिस्ट नुकसान करेगा, चूंकि वो टेररिस्ट मोटिवेटेड किया गया होगा बाय दी पाकिस्तान सिंपैथाइजर, जब उसको आप पकड़ेंगे फिर आप उसको छोड़ देना। तो ये कुछ पॉइंट्स मैनिफेस्टो में जो रख के कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने, मुझे लगता है पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, क्योंकि हमारी बात हमारे तक रह जाती अगर हम लोग ये सत्संग में नहीं होते या IT सेक्टर नहीं होता। अब हमने ये बात की है, हम गलत हो सकते हैं, आप वेरीफाई करिए, आप वेरीफाई करिए कि क्या जम्मू कश्मीर में सबसे पैरामाउंट जो चीज़ है वो क्या है। सबसे पैरामाउंट चीज़ जम्मू कश्मीर में है बॉर्डर से सिक्योरिटी। दूसरी पैरामाउंट चीज़ है कि जम्मू कश्मीर को जो सेंटर से ग्रांट आ रही है वो बढ़े और स्मूथली खर्च की जाए, और अपने तो अंदर के जो हमारे अपना रेवेन्यू जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। अभी तो हम कहेंगे अभी हम जुम्मा हमारे को 5 साल पहले तो हमें, लेकिन अगर हम उस दिशा में नहीं चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। उसके लिए चलने के लिए क्या चाहिए? जो पॉपुलर सरकार बने, जो चीफ मिनिस्टर साहब कैबिनेट बनाए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एवेन्यूज़ पे वर्क करे और फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले लिया जाए। और जो बॉटलनेक्स बनाए गए हैं, और एक चीज़ इसमें ध्यान देना पड़ेगा और किसी मैनिफेस्टो में नहीं डाला गया कि हम चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करेंगे ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर में। क्योंकि जो नौकरशाही है ना, ये वैसी है जैसे अंग्रेज़ों की गुलामी थी। डेमोक्रेसी के इलेक्शन होने के बाद ये थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन जब डेमोक्रेटिकली जो लोग इलेक्ट होके आएंगे उनका मैनिफेस्टो ऐसा होगा, क्लैरिटी नहीं होगी उसके अंदर, रोड मैप नहीं होगा। ये वैसे एक जोक आ गया मुझे कि ब्यूरोक्रेसी और उसके बीच में सर बुरा माने कोई जो मर्जी माने, हम तो वो कहेंगे जो हमें दिख रहा है। रवि शशि राजा भैया और सत्संगियों को मैं एक जोक सुनाता हूँ। छोटे होते थे, आप सबने ये जोक आपस में सुना भी होगा, किया भी होगा, कि 2 बच्चे हैं अपने मम्मी पापा की बड़ी बड़ाई बता रहे हैं। पापा की, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा ऐसे हैं। एक बोलता है मेरे पापा का ऐसा टेंट है जो पूरे देश को ही बारिश से बचा लेता है। अब दूसरा बेटा कहने लगा मैंने तो इससे बड़ी बात बोलनी है कोई, तब जाके खलासी होगी। कहता है जी मेरे पापा के पास ऐसा डंडा है जो आसमान तक चला जाता है। दोनों की ईगो सेटिस्फाई हो गई। अब उसने कहा अगर ये बात सही है तो तेरे पापा वो टेंट कहाँ रखते हैं, डंडा कहाँ रखते हैं? उन्हें जहाँ तेरा पापा टेंट रखता है।
तो ये ऐसी कमिटमेंट्स की जा रही हैं कि तूने ये कमिट किया मैं ये कमिट करूंगा, तूने ये लड़ाई की मैं ये लड़ूंगा, और दोनों ही नहीं करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि जनता इस मैनिफेस्टो को पढ़े। हमने आज एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जा सकती है। 6,500 करोड़ जनरेट करना कोई गलत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक प्लान चाहिए। अगर आप बोलें कि हमने 5 सालों में हर साल 10,000 जॉब्स ऐड करेंगे और इतना रेवेन्यू हम इधर से क्रिएट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, हम सस्टेनेबल उनको दे पाएंगे। क्योंकि उनको जब आप जॉब देंगे तो निकालने के लिए थोड़ी देंगे, बिल्कुल आपको उनको कंटिन्यू भी करना पड़ेगा। ठीक। दूसरा आप ये कहेंगे कि हम लोग सेंटर में 150 करोड़ लोगों की तरफ देखेंगे। जैसे जो रिच स्टेट्स है हमारी पूरे कंट्री की, जो इनकम सोर्सेज आ रहे हैं, उनको बोलेंगे कि हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज़ सबने मिस की। हमें एम्प्लॉयमेंट को हैंडल करने के लिए चाहिए इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्री आने से इन्वायरमेंट इशू आ रहा है, इन्फ्लक्स आ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। तो आपको बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा टेक्निकल मैनिफेस्टो चाहिए था, जिसमें आप लोग कहते हैं कि इलेक्शन बेशक अनाउंस हो गई है, हम आपके पास आ रहे हैं, हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, बट हमें टाइम लगेगा, हम इन इश्यूज पे काम करेंगे, हम ऐसी इंडस्ट्री लाएंगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जम्मू कश्मीर के एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना दे और रेवेन्यू भी दे। ठीक। हम आपको जॉब्स देने का ये तरीका निकालेंगे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले ये इतने प्रोजेक्ट्स करेंगे, हम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में इतने काम करेंगे, और एक डिफाइंड पैरामीटर्स के साथ आप एक प्रोग्राम लेके आते, और फिर उस मैनिफेस्टो को जब हम जैसे लोग पढ़ते जो न्यूज़ मीडिया के साथ एसोसिएट है, हम उनको एम्प्लीफाई करते कि यस दिस प्रोजेक्ट इज़ गुड। कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स है सारे इसमें मैनिफेस्टोज में। आज हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की, हम अप्रिशिएट करते हैं तीनों पार्टीज़ को जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक कमिटमेंट करने की कोशिश की है, और साथ में हम कॉशन करते हैं कि ऐसी कमिटमेंट ना करिए जिससे कि ऑलरेडी जो वोटर डिससेटिस्फाई हो चुका है पॉलिटिकल प्रोसेस से, वो और ज़्यादा हो, और फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी से फेथ कम हो रहा है, एमएलए के ऊपर फेथ कम हो रहा है, एक ब्यूरोक्रेट पे फेथ जा रहा है जो अभी नया शुरू हो रहा है। क्योंकि एमएलए आ रहा है झूठी कमिट करके, ओवर कमिट करके कि बर कमिट कर दूँ, एक बार एमएलए बन जाता हूँ और एक सरकार बना लेता हूँ, 5 साल बगैर उसके बैठता हूँ, सिक्योरिटी इंजॉय करता हूँ, फिर एक दिन कमिटमेंट करता हूँ, चीफ मिनिस्टर बन जाता हूँ, मंत्री बन जाता हूँ, क्योंकि लोगों को तो कमिट करना नहीं है। सेम इज एटीट्यूड ऑफ ए ब्यूरोक्रेट। मैं बड़े ज़ोर से ये बात बोलूँगा और ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि एक्सपीरियंस हुआ है हमें। एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जब 10 साल लगा के आपने किया, यू आर गेटिंग एन एक्सेस टू रूल ओवर पीपल, और आपके मन में भी क्लैरिटी नहीं होती है कि आपने एग्ज़ाम अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफाई किया था, या आपने एम्प्लॉयमेंट के तौर पे नहीं किया था एग्ज़ाम क्वालिफाई। आपने नॉलेज प्रूव की कि मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास विजन है, मेरे पास क्लैरिटी है, आप मुझे मौका दो अपनी सेवा करने का, मैं आपका सिविल सर्वेंट हूँ, मैं आपके लिए अच्छी स्कीम बनाऊंगा क्योंकि मैंने इतनी नॉलेज इकट्ठी की है। लेकिन जब पॉलिटिकल क्लास भी एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गई ओवर कमिटमेंट्स के साथ जनता को, और जब ब्यूरोक्रेसी को भी लग रहा है कि मैं तो आने का बड़ा आसान तरीका है, एक 10 साल एक कमरे में बैठना है, 2 साल एक कमरे में बैठना है, 4 किताबें समझनी है और आ जाना है, और बाद में वही करना है, मैं क्या करूं? इफ़ यू हैव टू से टुमारो मैं क्या करूं? तो आप आज मैनिफेस्टो में कहिए कि भाई साहब बेशक आप मुझे चुन रहे हैं, मेरे फैक्ट्स ये हैं, इससे बेटर आप मुझे ना चुनो, लेकिन मैं वही कर पाऊंगा जो ऑन ग्राउंड फैक्ट है। तो जम्मू कश्मीर की जनता को ये समझना है कि टेररिज्म था, डिस्टर्बेंस थी, फिर भी जम्मू कश्मीर की जनता ने सस्टेन किया। बच्चे खराब हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में टेररिस्ट घूम रहे थे, फिर भी सस्टेन किया, अपने पाँव पे खड़ी रही। अब वो अपनी सरकार चुनने जा रही है। मेहरबानी करके मैनिफेस्टो को एक एक लाइन पढ़िए और उसको अपना नेता चुनिए जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लमों को सॉल्व कर रहा है। उस पार्टी को नेता अपना वोट दीजिए जो पार्टी आपके साथ खड़े होके आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए सही डिसीजन ले रही है। और वो पार्टी चुनिए जो ब्यूरोक्रेसी को भी चेक कर पाएगी, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन और जिसको हम ये कहते हैं ना कि मिसयूज़ करना किसी इंसान की इग्नोरेंस का, वो प्रैक्टिस बन चुकी है आज की डेट में, और वो प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो मीडिया हाउस के तौर पे हम इस चीज़ को एक्सपोज करेंगे, सामने रखेंगे कि ये जो मैनिफेस्टोज़ हैं इनको हम सबको 50% नंबर देने हैं, क्योंकि इनमें जम्मू के बारे में बात नहीं की गई है। जम्मू की बात क्या की जा सकती थी हम वो भी डिस्कस करते हैं। एफिशिएंट हम बात कर सकते थे जम्मू के बहुत, जैसे कश्मीर में अगर हम बोलते हैं ना कि हॉर्टिकल्चर है, जम्मू में पत्थर है, जम्मू में खड्डे हैं, खड्डों में माइनिंग है, बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। जम्मू में लैंड बैंक्स है, बहुत बड़ा सोर्स है।
जम्मू में सिट्रस फ्रूट का बहुत बड़ा एवेन्यू है हमारे पास ऑप्शंस है सिट्रस फ्रूट्स पे। कुछ जम्मू में हमारे पास ऐसी टोपोग्राफी है जिसमें सिट्रस फ्रूट का बड़ा काम किया जा सकता है। अगर हम एप्पल को मान रहे हैं कश्मीर की बैकबोन हॉर्टिकल्चर की, तो जम्मू कैन बी दी बैकबोन, ऑरेंज कैन बी दी बैकबोन ऑफ जम्मू। जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे, मौसमी है, ऑरेंज है, मैं तो एक नए मैन हूँ ना, मैंने तो इन्हीं की वेबसाइटों में जाके देखा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पे, बट मैनिफेस्टो में इसको लेके प्रिसाइज प्रॉब्लम चीज़ें नहीं बताई गई हैं। नहीं बताइए, ठीक है ना सर। दूसरी बात, हमारे पास चावल है जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, आरएसपुरे का, उसकी प्रिजर्वेशन की बात की जा सकती थी। वहाँ लैंड्स बिक रही हैं, चावलों का इंपोर्ट हमारा उस हिसाब से पूरा नहीं हो रहा। अब हम हैरान हो रहे हैं कि जम्मू के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो जम्मू से एक्सपोर्ट करते हैं, वो पहले नियर बाय स्टेट से दूसरा चावल ला रहे हैं, आरएसपुरे के साथ मिक्स कर रहे हैं और बेच रहे हैं। उससे भी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है हमारी, क्योंकि जीए टैगिंग हो चुकी है जम्मू के आरएसपुरे के राइस की। ये जम्मू का रिसोर्स है, जम्मू का बहुत बड़ा रिसोर्स है पिलग्रिमेज। 2 करोड़ के करीब हम लेके जा सकते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा को। फिर उसको लखनपुर से लेके, इन मैनिफेस्टो में ही होना चाहिए था। कटरा एक बार नाम लिखने से थोड़ी हो सकता है। कैसे हमने उनको रोकना था। कश्मीर में तो लोग जा रहे हैं 2 करोड़ एज ए टूरिज्म स्टेट में आए, लेकिन अगले 5 सालों में हम कैसे टूरिज्म, जब यहाँ इंडस्ट्री लग जाएगी, धुआं ही धुआं निकलेगा, तो टूरिस्ट कहाँ से आएगा जम्मू में। वैष्णो माता जाने के लिए वो क्या करेगा। जब आप हर जगह पे पॉकेट्स पे एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखोगे, तो टूरिज्म का जो उसने स्ट्रेस बस्ट करने आना ना, यहाँ पे अपना स्ट्रेस खत्म करने आना है उसने यहाँ पे। तो जब उसको यहाँ के इंडस्ट्रियल स्ट्रेस दिखना शुरू हो गया, क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट ठीक करनी थी, आप इंडस्ट्री ले आए। तो मेरा ये मानना है कि मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिकली हम डाल सकते थे और हम इसको लेके आगे चल सकते थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को ये समझाना आसान नहीं है और ना ही ब्यूरोक्रेसी का ये काम है। तो ये जो 90 MLAs हमारे आने हैं और जिन्होंने चीफ मिनिस्टर और मंत्री चुनने बनाने हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इन मैनिफेस्टो को एक एड ऑन डाल दो, जिसमें वो बताएं कि जम्मू की 43 सीटों के लिए हम ये ला रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके लिए ये ला रहे हैं। शायद आपका इनको समय कम मिला, अचानक से मतलब अनाउंस हुआ इलेक्शन। सर मैंने पिछले सत्संग में ये कहा था, अगर कोई आदमी आज तैयार कर रहा है ना, तो वो एलिजिबल ही नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA बनने के लिए। मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा हमारे केयर कब की जाती है। जब क्राइसिस हो। क्राइसिस जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ जब बालाकोट हुआ ज़्यादा, जब यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज़ हुई, जब पाकिस्तान ने एडवेंचर किया, यहाँ पे उरी किया, हमारे यहाँ पे पुलवामा किया, आग वहाँ लगी, भुगता पूरा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल हर कॉन्स्टिट्यूशन ने भुगता। एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चेंज हो गया, तो वहाँ का जो नुमाइंदा था पब्लिक का, वो कहाँ होना चाहिए था, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो वहाँ से लेके आज तक कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठा है, पॉलिटिकल पार्टी को सोचने की जरूरत नहीं है, उसको दे दो। और अगर आपने उसको बैठने ही नहीं दिया और अब आपको फेस ढूंढना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपका होमवर्क नहीं है। तो जनता को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आप इलेक्शन कराओ, हंग असेंबली बनेगी, बट जनता को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने एक इस एजेंडे के लिए कश्मीर ने वोट दिया है और कल इलेक्शन जीतने के बाद आप इनको कहते हो जी आप किसी से भी कोलैबोरेट कर लो, और वो फिर उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं जिनका एजेंडा बिल्कुल इसके साथ अपोजिट था, तो वो गवर्नमेंट ना आपको रोजगार दे पाएगी, ना गवर्नमेंट आपको हेल्थ दे पाएगी, और अपना मैनिफेस्टो का कुछ भी पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कंप्रोमाइज गवर्नमेंट है। कन्फ्लिक्ट है उनके बीच में ही। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। अब तेल और पानी को इकट्ठा करके बोलोगे कि अब हम गाड़ी चलाएंगे, नहीं चलेगी। तो आप पहले क्लियर कर लीजिए, और जो भी एजेंडे अपने बना रहे हो, जो भी मैनिफेस्टो बना रहे हो, वोटर को समझदार समझो। नई वोटर हमारा अगर अवेयर होगा तो हम और ज़्यादा इसमें मेहनत करेंगे, हम और लोगों को बोलेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं उसमें ऐड ऑन करो। स्टार्टिंग पॉइंट इज बिफोर यू कास्ट योर वोट, गो थ्रू दी मैनिफेस्टोज, और जो मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगता है वोट डालें। और जो इंजीनियर रशीद कर रहा है, रेफरेंडम हो गया, बिल्कुल रेफरेंडम हो गया। और ये अब जो ये मैनिफेस्टो को छुप करके बोल देना, बाद में पब्लिक में बोलना जम्मू के भाई, जम्मू का कश्मीर का भाई, जम्मू की पार्टी बोलेगी, गलत है। आपके मैनिफेस्टो में प्रोग्राम होना चाहिए, और जब इस साल आप दे दें, क्योंकि जल्दबाजी में इलेक्शन हो रही है, अगले 5 साल में दोबारा होनी है, कम से कम जो इस बार वोट दे और उनका मैनिफेस्टो पूरा ना हो, अगली बार उनको वोट देने के लिए आप बोलें कि आप एलिजिबल नहीं है टू कंटेस्ट द इलेक्शन, बिकॉज आपने अपने मैनिफेस्टो की बातें कोई पूरी नहीं की। तो ये मैनिफेस्टो जो है हम सीरीज़ को आगे करेंगे। आज हमने नौकरी की बात की, अगली बार जो हम इस पे जो पॉइंट टू पॉइंट हॉर्टिकल्चर की बात है, किसानों के लिए बात है, कुछ और यार हैरानगी की बात है। पंजाब हम देख रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर स्टेट है, तो जम्मू कश्मीर भी तो एक किस्म की एग्रीकल्चर इकोनॉमी ही है, फ्रूट है हमारा, वही हॉर्टिकल्चर है। हमारे पास सेरीकल्चर बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था किसी ज़माने में, हमारे पास पश्मीना थी,
ठीक है भी, हमारे पास फ्लोरिकल्चर है, पीसी कल्चर है। अभी प्रेजेंट सरकार ने भद्रवाह में लेवेंडर की खेती की, और जहाँ पे भी हम जा रहे हैं बड़े एयरपोर्ट्स में वहाँ लेवेंडर को लेके हमने काम किया। बट इन मैनिफेस्टो ने तो फ्लोरिकल्चर के ऊपर बड़ा कम रिफ्लेक्ट किया। इन्होंने बताया नहीं कि कितना हमें उससे रेवेन्यू आया, कितनी। हनी की हमारी बड़ी ज़्यादा काम हो रहा है, हनी की जो हर जगह हनी ने अच्छा रेवेन्यू क्रिएट किया हमारे लिए। हनी वहाँ पे बनता है, वाइट हनी, हनी का जो बी कीपिंग हो रही है। तो मेरा ये कहना था कि जो मैनिफेस्टोज है ना, ये आसान रास्ते पे जा रहे हैं, फैनेटिज्म बढ़ा लो बस बस। और गवर्नमेंट में आ जाओ, और हम लड़ेंगे कि फैनेटिज्म नहीं बढ़ने देंगे, हम ब्रदरहुड बढ़ाएंगे, हम प्यार बढ़ाएंगे, हम कास्टिज्म और क्रीड को से बाहर उठ के डेवलपमेंट की बात पे लेके जाएंगे, ताकि जब हम वोट डालने जाएं हम ये नहीं बोलें कि गुप्ता साहब चलो चलचे, शर्मा साहब चलो चलचे, खान साहब चलो चलचे ना। चलो जी, हिंदुस्तानियों भारतीयों चलें और अपने देश और जम्मू कश्मीर के लोग जाके अपने लिए वोट डालें फॉर डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ, और किसी भी फैनेटिज्म का शिकार ना हो। मैं तो कह रहा हूँ सर, हर पॉलिटिकल पार्टी को ना एक अपना फुल टाइम एक विंग बना लेना चाहिए, जिसको बोलना चाहिए मैनिफेस्टो विंग बना लेना चाहिए। Yes. जो पूरे 5 साल इसी काम करती रहे कि क्या लोगों की डिमांड है और फिगर्स क्या हैं, जिस तरह से हम कह रहे हैं इन डेप्थ पूरा का पूरा होना चाहिए, उसके अंदर एक बजट की तरह पूरा होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन पार्टियों ने मेहनत बहुत की है, लेकिन शायद जल्दबाजी थी या क्या थी। अब उनके पास टाइम है, 15-20 दिन का टाइम बहुत होता है यार। हमने सत्संग करना होता था, वो ना घंटा बैठते, मोटे मोटे तौर पे चीज़ें समझ आते हैं। तो अब की डेट में जो इलेक्शन हो, वो इलेक्शन एक बड़ी ट्रांसफॉर्मिंग इलेक्शन हो, नए जम्मू कश्मीर के नई जनरेशन की इलेक्शन हो। नई जनरेशन देखे कि हम लोग क्या हो सकते हैं, हम लोग जम्मू कश्मीर को इतना बड़ा बना सकते हैं कि हम लोग कंट्री को से जो 42 हज़ार करोड़ ले रहे हैं ना, हम 42 हज़ार का उनको टैक्स पे करें। हम बोले भारत को कि आपने हमें पिछले 70 साल में इतनी ग्रांटें दी हैं, अब हमारा टाइम आया है, हम आपको वो पैसा वापस देंगे अपने रिसोर्सेज से, अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, और जितना कर्जा आपने हमें दिया है वो सारा वापस देंगे, और ख़ुद भी प्रॉस्पेरिटी के साथ रहेंगे। रामनगर के कोने कोने से, बिलावर के गांव से, हर जगह से, जहाँ जहाँ पे भी हमारे रिसोर्सेज हैं, वहाँ से मेहनत करके हम लोग टैक्स इकट्ठा करके सेंटर से अपने नज़र से नज़र मिलाएंगे। क्योंकि जब हमारे लोग चीफ मिनिस्टर साहब जाएंगे कल जो बनेंगे, और आगे से सेंटर बोलेगा 34% तो यार तू मेरे से ले रहा है, और क्या दूँ तेरे को, 42 हज़ार करोड़ तो और दे रहा हूँ, और क्या दूँ। बोलेगा जी पंजाब को दे रहा हूँ मैं इतना, हिमाचल को दे रहा हूँ 11,000, तुझे 34,000 करोड़ दे रहा हूँ, फिर भी तू मुझे कहता है कि तू एक काम कर, सेपरेटिज्म को सपोर्ट कर, मुझे स्पेशल स्टेटस दे। बिल्कुल, क्या मुंह लेके जाएंगे ये वहाँ पे। तो इसलिए आप हमें सिर्फ एक चीज़ दीजिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी एथनिक प्रोटेक्शन के लिए, हमारी क्योंकि हम वनरेबल हैं, हमारी पॉपुलेशन वनरेबल है, तो उस वनरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं उनके तहत आप हमारे लिए सोचिए कि हम लोग पिछले 70 सालों से एक प्रॉब्लम का शिकार रहे हैं, पूरी तरह हम ग्रो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट की गई पाकिस्तान के द्वारा, और अब आपने हम पे मेहरबानी की है कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ख़त्म की है, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी। अब अगर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होती है, दरवीश, ये आज के सत्संग का सबसे वैलिड पॉइंट दिमाग में आया जो पहले नहीं आ रहा था। आज कश्मीरी पंडित हमारे पास बहुत बड़ा रिसोर्स है। जो कश्मीरी पंडित यहाँ से गया था ना, वो टीचर था, पटवारी था, ज़्यादा कमिश्नर होगा। आज जो कश्मीरी पंडित अगर वापस आता है कश्मीर में, तो वो CEO है। वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनीज के अंदर कितने कश्मीरी पंडित ओरिजिन के CEOs बैठे हैं जिनके पास अरबों का, खरबों का रेवेन्यू है। उनको कंडक्ट किया जाए हमारी स्टेट के द्वारा, उनको इंश्योर किया जाए कि उनकी लाइफ यहाँ प्रोटेक्टेड है, उनके बच्चे यहाँ प्रोटेक्टेड हैं। आप अपना एक घर कैलिफोर्निया में रखिए, एक आप सैन फ्रांसिस्को में रखिए, एक आप गुड़गांव में रखिए, एक अपना घर यहाँ पे बनाइए। उनकी कंपनीज के यूनिट हैं वो खोल सकते हैं इधर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन हम कश्मीरी पंडितों को लिए बात करते हैं तो किधर जा रहे हैं हम, जट्टी के क्वार्टरों में। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की जो, तो ये पॉइंट मैं दोबारा रिव्यू करूंगा। जनता को मैं ये कह रहा था कि अगर कश्मीरी पंडितों को वापस लाना है तो मैनिफेस्टो में ये डालना चाहिए था कि वी विल रिक्वेस्ट, जैसे मोदी जी गए फॉरेन, उन्होंने NRIs को बोला कि भाई साहब आप इतने इतने अमीर हो, आप अपनी शादी जब इंडिया में करना शुरू करो, हमें रेवेन्यू आएगा। तो इसी तरह जम्मू कश्मीर की जो सरकार बने, इसमें होना चाहिए था कि घर वापसी हम नहीं कराएंगे, वो आप पे डिपेंड नहीं रहे। आप उनको बोलिए कि हम आपके लिए ऐसा माहौल देंगे जम्मू कश्मीर में, जहाँ जहाँ से आप माइग्रेट हुए थे, कि आप यहाँ प्रोटेक्टेड फील करेंगे,
वो तो सेंटर को भी करना है, वो तो सेंटर ही करेगा, लेकिन क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उसके पास है, लेकिन जो लोकल सरकार होगी वो ऐसा माहौल बनाएगी, इंट्रैक्शंस बनाएगी, लोकल पार्टिसिपेशन करेगी कि जो कश्मीरी पंडित अपने बच्चों को लेके वापस आए, घुमाने के लिए आए, पहले फिर स्टे करे, क्योंकि रूट्स था, रूट्स बिल्कुल कनेक्शन है, इमोशन कनेक्ट। आप रिवी शांडू, आपका मन भी करता है जाने का, लेकिन आपको डर क्या लगता है कि क्या मेरा नेबरहुड मुझे एक्सेप्ट करेगा? तो वो माहौल किसने देना था? पॉलिटिकल पार्टी ने देना था। उसने 2024 के एजेंडे में भी डाल दिया माहौल खराब करने की चीज, सेपरेटिज्म। और किसको बोला गया कि हम करेंगे? जो कह रहा था कि मेरा एक रिलीजन है, मैं दूसरे रिलीजन वाले को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और आज वो बच्चे भूल चुके हैं, वो भी कह रहे हैं हमसे गलती हुई। बेटा कराटे का हम देख रहे थे, उस टाइम वो कह रहा था मुझे आ गया पाकिस्तान से, मैंने मार दिया। आज वो घूम रहा है ना सड़कों पे, अब उस पर प्रोसिक्यूशन हो रही है नहीं पता हमें, लेकिन अगर कश्मीरी पंडित जिस बच्चे को मारा गया वो देख रहा है यूएस में बैठा हुआ कि मेरे दादा को, मेरे बाप को मारा गया, मेरी माँ को मारा गया, मैं कैसे आऊँ वापस? उसका फेथ किसने लाना है? इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने लाना है कि हम लोग ऐसा माहौल बनाएंगे, हम आपको इंश्योर करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर हमारा जो होगा वो इस तरीके से होगा लोकल लेवल पे कि हम लोग सारे जो चीज़ें एलिनेट करती थी, अलग करती थी, वो ख़त्म करेंगे और जो चीज़ें जोड़ती हैं वो करेंगे। तो जो मैंने कहा कि रेवेन्यू में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी बेशक छोटी थी, आज की डेट में वो कम्युनिटी जो है बड़े ग्रास रूट लेवल पे फाइनेंशियली बहुत अच्छी लेवल पे बैठी है। और वो रिसोर्सेज हमारे चीफ मिनिस्टर उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपनी कंपनीज, अपने रिसोर्सेज का एक सेक्टर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करिए, हम सब मिलके जम्मू कश्मीर नेज को बनाते हैं, आगे ले जाते हैं, कामयाब होते हैं। और उसकी असर में दिख भी रहा है। जम्मू कश्मीर से निकले हुए एक हम देख रहे थे, एक भद्रवाह से निकला हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर, ग्लोबली वो कामयाब हो रहे हैं, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट वापस लाई हैं। बट अभी तक कश्मीरी पंडित हमें कोई ऐसे नहीं दिखे कम्युनिटी अपेरेंटली जिसने पिछले 5 सालों में घर वापसी के लिए कोई यूनिट डाली हो। शायद हैं भी हैं कुछ, मैं देख रहा हूँ कुछ एक्टिविज्म आया हुआ है एंड दे आर आल्सो डूइंग इट। बट उनको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? एश्योरेंस नहीं, माहौल बनाना पड़ेगा। एश्योरेंस से बड़ा है माहौल। और जो ये गोलीबाजी होगी पिछले साल, जैसे वो कुछ सालों से वो एक सिंगल बुलेट से मार दिया गया, तो ये चीज़ें तो जो पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी वो बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग के इस एपिसोड में आज हमने बहुत ग्रास रूट लेवल पे जाके कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है। हमें बड़ी खुशी हो रही है। हमने बजट की बात की कि नौकरियां दी जा सकती हैं, क्या लिमिटेशन है, क्या कमी है। हमने आज कश्मीरी पंडितों की एक एज ए रिसोर्स बात की कि कश्मीरी पंडित कंपनी खाली इमिग्रेंट कंपनी नहीं है, आज पिछले 30 सालों में एक रिसोर्स बन चुकी है फॉर ब्रिंगिंग दी इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक इन जम्मू एंड कश्मीर। हम उस एंगल से भी कश्मीरी कंपनी को देखें। तीसरी बात हमने जो इंपॉर्टेंट की कि इन मैनिफेस्टोज में जम्मू को लगभग मैंने देखा इग्नोर किया गया है, जबकि जम्मू भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बेशक 43 सीटें हैं, जम्मू की अपनी स्ट्रेंथ है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। तो अब बीजेपी का जब आता है हमारे पास मैनिफेस्टो, पॉइंट वाइज पॉइंट्स करेंगे और जब तक इलेक्शन आती है तब तक हम इन सारे मैनिफेस्टोज का फैक्ट्स, ट्रुथ आसान लैंग्वेज में सामने रखेंगे ताकि जो वोटर घर से निकले वो क्लियर हो कि मैंने किस चीज़ का लिए वोट करना है, ना कि वो किसी महल्ले से पूछे, किसी और से पूछे कि ज़ात क्या है कैंडिडेट की, उसका ओरिजिन कौन है, उसका धर्म क्या है, वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है, कौन से महल्ले को बिलोंग करता है। ये रीज़न नहीं हो, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या देगा, उसको एमएलए बनने के बाद हमें असेंबली में वो क्या बिल पास कराएगा और हमें बदले में उसके क्या बेनिफिट मिलेगा जो उसने मैनिफेस्टो में लिखा है। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई चीज़ भूल गई है मैनिफेस्टो में लिखना, तो वो एक जिसको बोलते हैं ना, एक एडिशनल अपना निकाले, कॉरिजेंडम निकाले। और जो ये जोक वाली मैंने बात की थी, मेरे पिताजी का टेंट इतना बड़ा है और मेरे पिताजी का डंडा इतना बड़ा है, उसमें एक और बंदा था, हंसी वाली बात करता हूँ, वो कहता जी आपके पिताजी का डंडा होगा आपके पिताजी के पास जी, क्या वो कहता जी, फिर बोलने लगे मेरे पिताजी ना समुद्र में छलांग मारते हैं, कुएं से निकलते हैं, बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। उसने ये मेरे पापा जी जो है ना चढ़ान में छलांग मिलती है तो तभी से निकलते हैं। एक बंदे बोला मैं क्या बोल, उसमें मेरे पापा जी टंकी में छलांग मारते हैं टूटी से बाहर। तो ये मजाक की चीज़ें ठीक लगती हैं। वी शुड बी ऑलवेज डूइंग राइट थिंग फॉर अ राइट कॉज। एंड हम जब वोटर से कमिट करें ना तो कमिटमेंट लेवल जो है ना बहुत हाई होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। सत्संग हमारा बड़ा मज़ा चल रहा है। भगवान हमें आशीर्वाद दें, माता रानी ऊपर वाली सारी शक्ति हमें आशीर्वाद दें और हम इस सत्संग को करके अपनी डेमोक्रेसी के प्रति, देश के प्रति, जनता के प्रति और विश्व के प्रति अपना रोल प्ले कर सके। जय माता।